जर्मनी को फ्रांस को, जिसकी सेना उस समय दुनिया की सबसे भयंकर सेनाओं में से एक थी, हराने में सिर्फ 2 सप्ताह ही चाहिए थे। फ्रांस के पास न केवल आधुनिक हथियार और कवच थे, बल्कि एक बड़ी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना भी थी। केवल 20 साल पहले फ्रांस की सेना ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हराया था। एक और घुसपैठ से बचने के लिए जर्मनी के साथ सीमा पर बड़े पैमाने पर रक्षात्मक तैयारियां भी की गई थी, लेकिन ये सब जर्मन सेना के रणनीतिक हमले से अप्रभावी हो गया था। जर्मनी ने ये अप्रत्याशित जीत कैसे हासिल की? इस वीडियो में हम जर्मनी की ब्लिट्जक्रीग रणनीति से जुड़ी हुई उन घटनाओं को देख रहे हैं जिसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार के लिए जर्मनी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक और युद्ध को रोकने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर सख्त शर्तें लगाईं। भविष्य की सैन्य प्रगति को रोकने के लिए पड़ोसी देशों ने जर्मन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा समझौते के माध्यम से युद्ध की जिम्मेदारी पूरी तरह से जर्मनी पर टिकाई गई और उन पर सैन्य प्रतिबंध लगा दिए गए थे। एक आवश्यकता ये भी थी कि जर्मनी इन देशों को मुआवजे के रूप में बड़ी राशि का भुगतान करे। नतीजतन जर्मनी में करों में वृद्धि हुई और आम लोग आगामी मुद्रास्फीति और कठिनाइयों से परेशान थे। ये सब जर्मनी के लोगों के आत्मसम्मान के लिए एक बड़ा झटका था। जर्मनी और उसके लोग यूरोप में सबसे विकसित देश होने के नाते इस सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रिय दुर्भाग्य को कभी सहन नहीं कर सके। ये अपमान देशभक्त जर्मन लोगों के भीतर एक महान संघर्ष का कारण बना। इस लोकप्रिय गुस्से का फायदा उठाकर हिटलर जर्मनी के चांसलर के रूप में सत्ता में आया। नए चांसलर ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो जर्मनी को उसकी पूर्व शक्ति में खड़ा करेगा और उसके खोए हुए क्षेत्रों को फिर से हासिल करेगा। जर्मनी ने इसके लिए कदम दर कदम रणनीति लागू की। वर्साई संधि ने निर्धारित किया था कि जर्मन सेना की ताकत 1 लाख से कम होनी चाहिए। इस शर्त का उल्लंघन करते हुए जर्मनी ने धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। जर्मनी ने इसके हिस्से के रूप में 1935 में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। जर्मनी का पहला कदम पश्चिम और पूर्व में अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना था। अगला निशाना ऑस्ट्रिया था। अधिकांश मुख्य रूप से जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई एक एकीकृत जर्मन राष्ट्र के विचार में दृढ़ता से विश्वास करते थे। इसलिए जब जर्मन सेना ने ऑस्ट्रिया में चढ़ाई की तो लोगों ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। जर्मनी की अगली योजना चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की थी। इसका मुख्य कारण ये था कि हथियारों के निर्माण के लिए लोहा, अयस्क सहित कई खनिज आवश्यक थे। ब्रिटेन और फ्रांस किसी भी तरह से युद्ध को समाप्त करना चाहते थे, भले ही उन्हें खतरे की गंध आ रही हो। सालों तक चले प्रथम विश्व युद्ध का खून खराबा आज भी लोगों के जहन में था। इसलिए दोनों देशों के नेताओं ने युद्ध को समाप्त करने की पूरी कोशिश की। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने तब जर्मनी से मुलाकात की और चेकोस्लोवाकिया के जर्मन भाषी क्षेत्रों पर कब्जा करने पर सहमत हुए, लेकिन जर्मनी को अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करने से भी मना किया गया था। लेकिन जर्मनी ने इस प्रतिबंध की कीमत चुकाई। चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। इससे मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी की असली मंशा स्पष्ट हो गई। उन्होंने महसूस किया कि इस खतरनाक जर्मन अग्रिम को रोकना अनिवार्य था। ये भी स्पष्ट था कि जर्मनी का अगला लक्ष्य स्वाभाविक रूप से पोलैंड होगा। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को एक अल्टीमेटम दिया कि यदि उन्होंने पोलैंड पर हमला किया तो उन्हें भारी परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन जर्मनी ने इनमें से किसी भी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। जर्मनी ने माना कि युद्ध को समाप्त करने की अपनी उत्सुकता में ब्रिटेन और फ्रांस इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन उसकी चिंता थी कि सोवियत संघ कैसे प्रतिक्रिया देगा। स्टालिन का सोवियत संघ वह था जिससे हिटलर सबसे ज्यादा डरता था और उससे भी ज्यादा नफरत करता था। लेकिन जर्मनी ने वहां भी रणनीति बनाई।
1939 में जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ एक गुप्त समझौता किया। मित्र राष्ट्र को इसका अर्थ समझने में महीनों लग गए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलिश सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पोलिश सेना जर्मन पैंजर टैंकों और स्टूका बम वर्षकों के सामने ज्यादा टिक नहीं सकी। अगले कुछ हफ्तों में जर्मन सेना पोलैंड में आगे बढ़ती रही। इसी बीच सोवियत संघ ने भी दूसरी तरफ से पोलैंड पर हमला कर दिया। तभी मित्र राष्ट्रों को यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी और सोवियत संघ के बीच गुप्त समझौता क्या था। पोलैंड को ऐसा लगा मानो वे शैतान और समुद्र के बीच है। आत्मसमर्पण करने वाले पोलैंड को जर्मनी और सोवियत संघ द्वारा साझा किया गया था। पोलैंड के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस चुप नहीं रह सके। उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अगले ही दिन ब्रिटिश सेना भी फ्रांस पहुंच गई। दोनों सेनाओं ने बेल्जियम की सीमा पर जर्मन सेना का सामना करने की तैयारियां शुरू कर दी। फ्रांसीसी सेना ने लगभग 3000 टैंक और उत्कृष्ट तोपखाने के साथ एक विशाल रक्षा तैयारी की। साथ ही वहां ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना के करीब 4 लाख सैनिकों को तैनात किया गया था। इन सभी तैयारियों के बावजूद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर हमला करने के बजाय अपने हमले से पीछे हटाने की योजना बनाई। ये इसलिए हुआ कि फ्रांसीसी सैनिकों का अपनी रक्षा प्रणालियों पर गहरा विश्वास था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने एक और आक्रमण से बचने के लिए जर्मन सीमा पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा का निर्माण किया था। रक्षा में सीमा पर विशेष बंकर बनाना और टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रेलिंग बिछाना शामिल था। इस परियोजना पर, जिसे मैजिनॉट लाइन कहा गया, फ्रांस ने भारी रकम खर्च की। फ्रांस ने गणना की कि जर्मन सेना इतनी मजबूत मैजिनॉट लाइन को नहीं तोड़ सकती। बेल्जियम सीमा और मैजिनॉट रेखा के बीच का क्षेत्र जंगल, नदियों और पहाड़ों से भरा हुआ था। मित्र राष्ट्रों ने गणना की कि ये अग्रिम जर्मन सेना के लिए असंभव होगा। इसलिए मित्र देशों की सेना ने बेल्जियम में जर्मन सेना के आने का इंतजार किया। जर्मन अग्रिम ने साबित कर दिया कि मित्र देशों की सेना की गणना सही नहीं थी। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया। नॉर्वे को बचाने के लिए ब्रिटेन ने अपनी सेना तैनात की, लेकिन जर्मन लुफ्टवाफे द्वारा भारी बमबारी के कारण वे पीछे हटने को मजबूर हुए। जर्मनी ने स्पष्ट योजना के साथ डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण किया। उनकी हार का एक कारण प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के मित्र देशों की नौसैनिक नाकाबंदी थी। उस समय प्रतिबंध के कारण जर्मनी के पास युद्ध उद्देश्यों के लिए पर्याप्त लोहा भी नहीं था। डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा करके जर्मनी ने स्वीडन से लोहे की आपूर्ति हासिल की। साथ ही जर्मन नौसेना ने युद्ध के लिए वहां के बंदरगाहों का उपयोग किया। जर्मनी की मूल योजना इसके बाद बेल्जियम और हॉलैंड को जीतकर फ्रांस पहुंचने की थी, लेकिन जर्मन जनरलों को पता था कि बेल्जियम की सीमा पर तैनात शक्तिशाली ब्रिटिश फ्रांसीसी गठबंधन के साथ सीधी लड़ाई आत्मघाती होगी। लेकिन जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को बंद करने के लिए एक गुप्त रणनीति भी तैयार की। फिर जर्मनी ने बेल्जियम और हॉलैंड पर बड़े पैमाने पर हमला किया। लुफ्टवाफे ने भारी बमबारी से इन देशों की सुरक्षा को तोड़ दिया और फिर जर्मन पैराट्रूपर्स ने बेल्जियम के रणनीतिक हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जैसे ही ये पुष्टि हुई कि बेल्जियम की सीमा पर जर्मन आक्रमण शुरू हो गया है, मित्र राष्ट्रों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इस बीच जर्मन पैंजर डिवीजन बेल्जियम की सीमा पर जंगल से होते हुए फ्रांस में घुस गया था। फ्रांसीसियों ने माना किसी भी परिस्थिति में जर्मन सेना इस अत्यंत कठिन मार्ग का चयन नहीं करेगी, लेकिन अपेक्षाकृत हल्के पैंजर टैंकों को वनाच्छादित क्षेत्र में प्रवेश करने में थोड़ी कठिनाई हुई। उन्होंने फ्रांसीसी सीमा पार की और म्यूज नदी के रास्ते फ्रांसीसी सीमावर्ती शहर सेडान में प्रवेश किया। फ्रांस ने अनुमान लगाया कि जर्मन सेना को सेडान तक पहुंचने में कम से कम 2 सप्ताह लगेंगे, लेकिन 3 दिन और रात तक लगातार आगे बढ़ने वाली जर्मन सेना ने सचमुच फ्रांस को झकझोर कर रख दिया। एक उत्तेजक दावा पर्वतीन ने जर्मन सैनिकों को लगातार आगे बढ़ने में मदद की, जिससे उन्हें अधिक देर तक जागते रहने में मदद मिली।
हालांकि इसके नुकसान भी थे। जर्मन स्टूका बम वर्षक सैनिकों और टैंकों की तेजी से आगे बढ़ने में सहायता कर रहे थे। इन बम वर्षकों द्वारा गोता लगाने से फ्रांस के अधिकांश बंकर नष्ट हो गए। हालांकि बमबारी में केवल 56 सैनिक मारे गए थे, लेकिन इन बम वर्षकों के भयानक शोर ने फ्रांसीसी सेना का मनोबल गिरा दिया। फ्रांसीसी सेना की सबसे बड़ी कमजोरी उनका संचार नेटवर्क था। वे स्थानीय टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जर्मन बम वर्षकों ने इस नेटवर्क को काफी हद तक नष्ट कर दिया था। इस बीच जर्मन सेना रेडियो संचार का उपयोग कर रही थी। उसके सभी टैंक एक रेडियो सिस्टम से लैस थे, इसलिए जर्मनी तुरंत अपनी सेना का समन्वय करने में सक्षम था। फ्रांस अभी भी जिन पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था, वे इसके खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं थे। हालांकि फ्रांसीसी टैंक पैंजर टैंक से बेहतर थे, लेकिन वे अपेक्षाकृत धीमे थे। जर्मन पैदल सेना ने जो टैंकों और स्टूका बम वर्षकों के साथ बिजली की गति से आगे बढ़ रही थी, फ्रांसीसी सेना की रक्षा प्रणाली को बेअसर कर दिया। इसके साथ ही पैंजर डिवीजन ने मित्र देशों की सेनाओं को पीछे से घेर लिया, जो बेल्जियम और हॉलैंड पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लगभग 4 लाख ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों को दोनों ओर से जर्मन हमले का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आपूर्ति लाइनों में कटौती के साथ वे अलग थलग पड़ गए। जर्मन सेनाओं से घिरे मित्र देशों की सेना डनकर्क से पीछे हट गई। जर्मनों ने स्टूका बम वर्षकों से उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस पर ध्यान दिए बिना काम करने वाली सैकड़ों छोटी और बड़ी ब्रिटिश नौकाओं और जहाजों ने उन्हें बचा लिया। डनकर्क से करीब 3.5 लाख सैनिकों को बचाया गया। हालांकि जर्मन सेनाएं फंसे हुए मित्र देशों की सेनाओं को पकड़ने में असमर्थ थीं, लेकिन वे पेरिस की ओर बढ़ गईं। फ्रांसीसी सरकार और सैनिकों ने पहले ही पेरिस को खाली कर दिया था। जर्मन सेना बिना किसी सैन्य प्रतिरोध का सामना किए पेरिस में प्रवेश कर गई। फ्रांस ने 22 जून को जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी ने जोर देकर कहा कि फ्रांस की आत्मसमर्पण संधि पर उसी स्थान पर हस्ताक्षर किए जाएं, जहां वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाया गया था। फिर अटलांटिक के साथ फ्रांस का उत्तरी भाग जर्मनी द्वारा कब्जा कर लिया गया, जबकि दक्षिणी भाग स्वतंत्र रहा। ये स्थिति 1942 तक बनी रही। एक ऐसे दुश्मन का मनोबल गिराएं जो एक आश्चर्यजनक हमले से पीछे हट जाता है और उसे वापस लड़ने का मौका दिए बिना हमला करना जारी रखता है। इसके साथ ही उन्हें जल्दी से वश में करें। ये ब्लिट्जक्रीग की रणनीति है। ब्लिट्जक्रीग पर आधारित जर्मन जीत की गति आश्चर्यजनक थी। यही वो रणनीति थी जिसे जर्मनी ने बाद में सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल किया, पर जो हुआ वो कुछ और ही था। द्वितीय विश्व युद्ध की ये वीडियो श्रृंखला जारी है।